इस स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक स्काई को जिस पर बहुत सी दरारें बन गई होती हैं और उसमें से डिवाइन इनकांटेशन अर्थात डिवाइन मंत्र निकल रहे होते हैं। जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर केविन वॉल्टन को आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है, आखिर मुझे कौन बुला रहा है? मैं स्कॉट डिलन बहुत समय पहले ही मर चुका हूँ, फिर मुझे किसी की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? वेट, यह क्या है? ये किसकी मेमोरीज हैं? तभी देखते हैं उसे कोई चौक फेंक कर मारता है और हमारे मेन कैरेक्टर केविन वाल्टन की आंखें खुलती हैं। वह सोच रहा होता है इन मेमोरीज के हिसाब से यह मार्शल कैलेंडर का 1033वां साल चल रहा है, मतलब 15 साल बीत चुके हैं जब मैं माउंट हेवन में मर गया था। वह खिड़की के बाहर झांक कर देखता है, क्या यह मेरी स्टैचू है? तभी आवाज़ आती है एक टीचर की। वह कहती है, केविन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में सोने की? एमसी अपने मन में अभी सोच रहा होता है, मैं कहाँ हूँ? क्या यह मेरा शरीर है? क्या मैं रीबाउंड हो चुका हूँ? तभी टीचर नाइडिया दोबारा कहती है, केविन, मेरे सवालों का जवाब दो। मार्शल वेपन्स बनाने के लिए कितने रिफाइनिंग मेथड्स होते हैं? एमसी मन में सोच रहा होता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, यह बिल्कुल मार्शल एम्परर जैसी दिख रही है, मगर वह केवल सेप्ट रेलम के मार्शल मोनार्च स्टेज पर ही है। मार्शल एम्परर बनने से यह अभी काफ़ी दूर है। टीचर नाइडिया सोचती हैं, यह कैसा ग्लांस है? क्या हो रहा है? मैं तो सेप्ट रेलम के मार्शल मोनार्च स्टेज पे हूँ। आखिर एक छोटा बच्चा मेरे दिमाग को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? तभी टीचर नाइडिया कहती हैं, मेरा जवाब दो, मार्शल वेपन्स को रिफाइन करने के लिए कितने मेथड्स हैं? हमारा एमसी केविन वाल्टन मन में ही कहता है, ये तो बहुत आसान है, वैसे भी मैं तो मार्शल वर्ल्ड में रिफाइनिंग रेलम के 9वें स्टेज का रिफाइनर एम्परर हूँ। वह बोलता है, मार्शल वेपन्स को रिफाइन करने के कुल 48 तरीके हैं। यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह तो हमेशा की तरह ही मूर्ख है। क्या यह नींद में बातें कर रहा है? इसका जवाब तो बुक में भी लिखा हुआ है। भले ही इसने अपनी चक्रास को नहीं खोली है, लेकिन हमें नहीं लगता था कि यह इतना मूर्ख होगा। यह माल्टन का बच्चा तो बिल्कुल ट्रैश है। तभी एक लड़का खड़ा होकर कहता है, क्या तुमने कभी किताबें नहीं पढ़ी? हॉर्नबी सर की किताबें में तो केवल 36 तरीके ही लिखे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर केविन वाल्टन मन में ही सोचता है, रॉड हॉर्नबी, वह बच्चा आखिर 12 अन्य तरीके को कैसे भूल सकता है? तभी टीचर नाइडिया कहती हैं, तुमने क्या कहा? इस बात को सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, हा 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 हा। यह केविन तो पनिशमेंट से इतना डर गया है कि वह कुछ भी बड़बड़ा रहा है। उनमें से एक लड़का कहता है, मिस्टर डिलन के डिस्पल के रूप में हॉर्नबी सर इस प्रकार की गलती करें, यह तो असंभव है। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हॉर्नबी को उसके नाम से पुकारने की? तभी टीचर नाइडिया कहती हैं, साइलेंस। मिस्टर डिलन इस मार्शल कंटिनेंट में न ही केवल वह 3rd रैंकिंग वाले एक इनविंसिबल मार्शल एम्परर ही नहीं थे, बल्कि वो रिफाइनिंग रेलम के 9th स्टेज के एक रिफाइनर एम्परर भी थे। उन्होंने ही 12 अन्य तरीके खोजे थे जिसमें वेपन्स को रिफाइन किया जाता था। टीचर नाइडिया मन में ही सोचती हैं, आखिर यह इस बात को कैसे जानता है? बच्चे कहते हैं, मगर टीचर, किताब में तो केवल रिफाइनिंग के 36 तरीके ही लिखे हैं। टीचर नाइडिया कहती हैं, वह इसलिए क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल के लिए 12 मेथड्स को मास्टर करना असंभव है, इसलिए मिस्टर हॉर्नबी ने उन्हें किताबों में नहीं लिखा। और टीचर नाइडिया मन में सोचती हैं, मैंने सुना है केविन के पास तो कोई टैलेंट नहीं है और न ही उसने अभी तक अपने चक्रास को खोला है। हो सकता है इसके पास रिफाइनर का टैलेंट मौजूद है और यह अगर रिफाइनर बन जाता है तो यह एक मार्शल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा।
टीचर नाइडिया हमारे एमसी से कहती हैं, तुम इतना भी खुश मत हो, अगर तुमने कुछ मार्शल मटेरियल्स को पढ़ ही क्यों ना लिया हो। टीचर नाइडिया एमसी से दूसरा क्वेश्चन पूछती हैं, ये बताओ रिफाइनिंग प्रोसेस में आइस क्रिस्टल सैंड का यूज़ क्यों किया जाता है। अगर तुमने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो तुम्हें मेरी दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स आपस में खुशफुसाने लगते हैं कि लगता है टीचर नाइडिया नाराज़ हो रही हैं। हमारा एमसी मन में ही सोचता है, ये इतना आसान सवाल क्यों पूछ रही है, और हर कोई यह करता है और किसी को नहीं पता आखिर क्यों ऐसा किया जाता है। अपना एमसी जवाब देता है और कहता है, रिफाइनिंग में क्रिस्टल सैंड इतना भी ज़रूरी नहीं है, बस यह एक मीडियम के रूप में यूज़ किया जाता है किसी एवरेज रिफाइनर के द्वारा, जब वह मटेरियल्स को आपस में फ्यूज नहीं कर पाते। टीचर नाइडिया कहती हैं, ठीक है, पर कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस फेल क्यों हो जाते हैं इसका उपयोग करने के बावजूद। अपना एमसी कहता है, वह इसलिए क्योंकि क्रिस्टल सैंड एक वाटर एलिमेंट है, इसलिए फायर एलिमेंट को रिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। टीचर नाइडिया सरप्राइज हुए कहती हैं, ओह आई सी। तभी टीचर नाइडिया दूसरा क्वेश्चन पूछती हैं, जब रेडर कॉपर को ब्राइट गोल्ड के साथ फ्यूज किया जाए तो क्रिस्टल सैंड के इफेक्ट को कैसे खत्म किया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर केविन वॉल्टन जवाब देते हुए कहता है कि क्रिस्टल सैंड जैसी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए आप क्विंच मेथड का यूज़ कर सकती हैं। टीचर नाइडिया सरप्राइज होकर अपने मन में कहती हैं, ओह आई सी, तभी मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ, और इसने इसका एक सिंपल मेथड से सॉल्यूशन निकाल लिया। इसकी आंखों में तो कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है, जैसे लग रहा है इस तरह का क्वेश्चन का उत्तर देने पर भी इसे कोई भी खुशी नहीं हो रही है। तभी वो वहाँ से जाती हुई कहती हैं, केविन, क्लास खत्म होने के बाद मुझसे मिलो, और वहाँ से भागते हुए चल जाती हैं। और तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, क्या वह इस स्ट्रेस से एडवाइस मांग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर केविन वॉल्टन भी वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे अब इस क्लास को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स उसे जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, केविन सडनली इतना वाइज कैसे हो सकता है। एक लड़का खड़े होकर कहता है, गाइस, क्या तुम लोगों के पास कोई आइडिया है, आखिर इस जैसा ट्रेस एक रिफाइनर जीनियस कैसे बन सकता है। और कहता है, एक रिफाइनर के टैलेंट की डिमांड एक मार्शल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा होती है, और उसने तो अभी तक अपने चक्रास को भी नहीं खोला है, वह एक रिफाइनिंग जीनियस कैसे हो सकता है। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, यह बात तो सही है, वह तो एक लूज़र ही है, हा 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 हा। तभी एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो ग्लोरिडा सिटी का कैपिटल है। अपना एमसी मन में कहता है, मेरा सिली डिसिपल रॉड यहीं पर बेस्ट रिफाइनर के रूप में यहाँ रहा करता था। अपना एमसी कहता है, क्या वह स्टैचू उसने ही मेरे लिए नहीं न बनवाया है। 15 साल बाद मैं स्कॉट डिलन केविन वॉल्टन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा है अपने स्टैचू को देख करके। तभी हमारा एमसी एक टावर के पास पहुंचता है जो ग्लोरिडा के कैपिटल का रिफाइनिंग टावर है। अपना एमसी मन में ही कहता है, यह शरीर अभी बिल्कुल ही वीक है। इस शरीर के मालिक ने अपना चक्रास को भी अभी इस उम्र तक नहीं खोला है। यह किस प्रकार का लूजर था। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं एक सुप्रीम मार्शल एम्परर था जो इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्शल एम्परर था। मुझे अपनी ताकत दोबारा से पाना होगा। हमारा एमसी अपने मन में ही सोचता है, इस बॉडी के मेरिडियंस भी वर्क नहीं कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले रॉड को खोजना होगा जिससे मैं अपने मेरिडियंस को खोज दूँ। उसके बाद
मैं अपने स्ट्रेंथ को दोबारा पा लूँगा। तभी अगले सीन में टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट अपने एमसी से कहती है, रिफाइनर यूनियन में आपका स्वागत है। सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारा एमसी केविन वॉल्टन रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं रॉड को खोज रहा हूँ, क्या वह अभी भी यहाँ है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, रॉड हॉर्नबी, क्या आपका मतलब मिस्टर हॉर्नबी फॉर्मर लीडर से है? अपना एमसी कहता है, फॉर्मर लीडर? क्या इसका मतलब है वो अब यहाँ नहीं है? रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी हाँ, मिस्टर हॉर्नबी 20 साल पहले यहाँ के लीडर थे। अपना एमसी केविन वॉल्टन मन में सोचता है, क्या मजाक है, मैं तो उससे कुछ पिल्स रिफाइन करवाने के लिए उसे खोज रहा था ताकि उसकी मदद से मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। वह मन में ही कहता है, मैं खुद से भी अपना मेरिडियंस खोज सकता हूँ। मैं स्कॉट डिलन मार्शल वर्ड द्वारा सम्मानित एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट और रिफाइनर जीनियर हुआ करता था। मैं न केवल रिफाइनिंग रेलम के 9th स्टेज का रिफाइनर एम्परर था, बल्कि रिफाइनर यूनियन का 7 लीडर्स में से एक था। मैं हेवेंस रेलम का मार्शल एम्परर था और मुझे दुनिया का बेस्ट कल्टीवेटर का टाइटल मिला था। यहाँ तक कि मेरे डिस्पल्स भी मार्शल वर्ल्ड के बिग शॉट्स हुआ करते थे। पर अब मैं एक लूजर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। मेरे मेरिडियंस भी वर्क नहीं करते हैं। मुझे बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस शरीर का मालिक 15 साल का है। यदि मैंने जल्दी ही इस बॉडी के मेरिडियंस को ठीक नहीं किया तो मैं अपने पुराने दिनों की तरह पीक पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अपना एमसी इतना सोचने के बाद रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं एक रेसिपी लिख देता हूं, इसके आइटम्स को मेरे लिए जल्दी लाओ। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, ठीक है सर। तभी रिफाइनर यूनियन का फर्स्ट स्टेज का रिफाइनर जोनास डॉड आता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है, तुम किससे बातें कर रही हो? मिस्टर विल्सन तुम्हें बुला रहे हैं। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस्टर डॉड, यह यंग लड़का चाहता है कि कुछ आइटम्स को खोजने में मैं उसकी मदद करूं। ठीक है, मैं मिस्टर विल्सन से मिलने जा रही हूं। इस पर फर्स्ट स्टेज रिफाइनर मिस्टर डॉड कहता है, मुझे इस रेसिपी को देखने दो। इस रेसिपी को देखने के बाद मिस्टर डॉड उस पेपर को मोड़कर फेंक देता है। यह देखकर हमारा एमसी मन में कहता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई पेपर को फेंकने की, क्योंकि मैं जो भी रेसिपी लिख देता हूँ वह प्राइसलेस हो जाता है। मिस्टर डॉड इस रिसेप्शनिस्ट को मिस्टर विल्सन के पास जाने को कहता है और हमारा एमसी केविन वॉल्टन को कहता है, यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अपना एमसी मिस्टर डॉड जोनास को कहता है, अच्छा तुम ही जोनास हो, तुमने 7 दिन पहले ही रिफाइनिंग रेलम के फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू किया है। जैसा कि मैं जानता हूँ, लगभग 5 दिन पहले ही। इस पर डॉड जोनास कहता है, तुम्हें मुझको मिस्टर डॉड कहना चाहिए। अपना एमसी उससे कहता है, क्या तुमने सच में फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है? इस बात को सुनकर जोनास डॉड कहता है, ए बच्चे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर हमारा के एमसी केविन कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां सिकुड़ गई हैं और ग्रे कलर की हो गई हैं क्योंकि तुमने इन विंड स्टोन को छू रखा है। तुमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुमने रिफाइनिंग ट्रायल से पहले अपने फ्यूजल स्किल को इम्प्रूव करना चाहते थे और तुम्हारे ऊपर से ब्लड फ्लेम ऑर्चिडेंट का स्मेल भी आ रहा है क्योंकि तुमने इन विंड स्टोन का साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए इसका यूज़ किया है और तुम्हारे ऊपर से टाइगर सल्फर स्टोन का भी स्मेल आ रहा है, जिसका मतलब है कि तुम्हारा रिफाइनिंग ट्रायल एक हथियार को टाइगर सल्फर स्टोन जैसे रॉ मटेरियल से बनाने का है। यह सुनकर जोनास डॉड अपने मन में सोचता है, आखिर इसे यह कैसे मालूम है। इस बात को नज़रअंदाज करके जोनास डॉड वहाँ से जाने लगता है।
तभी अपना एमसी कहता है कि तुम्हें अब भी इसके बारे में थोड़ा ही मालूम है, और वैसे भी ब्लड फ्लेम ऑर्चिड का बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम्हारे माथे, गले और पेट के एक्यूपॉइंट्स दोपहर में बहुत दर्द करते हैं। अपना एमसी आगे कहता है कि कितनी दया की बात है कि अब तुम मरने वाले हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें अपने दाएं हाथ को अब काटना पड़ेगा। यह सुनकर फर्स्ट स्टेज रिफाइनर डॉट कहता है, मुझे मत डराओ। इस पर एमसी कहता है, अरे मैं तो तुम्हें इसका क्योर बताना चाहता था, चलो जाने दो। तभी जोनास डॉट दौड़ते हुए आता और कहता है, हे रुक जाओ, मुझे जल्दी बताओ मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब अपना एमसी एक तीखी निगाह से उसे देखता है, जिसे देखकर जोनास डॉट मन में सोचता है, इसकी आंखें तो बहुत एग्रेसिव हैं, ये शार्प आइज किसी बच्ची कैसी हो सकती हैं। तभी जोनास डॉट अपने एमसी के सामने झुकते हुए उससे कहता है, प्लीज़ मुझे इसका क्योर बताओ। इस सीन को देखकर सभी लोग कहते हैं, ये क्या चल रहा है, मिस्टर डोनाल्ड किसी बच्चे के सामने क्यों झुक रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अपना एमसी कहता है, पहले मेरी रेसिपी लाओ। यह सुनकर जोनास डॉट जल्दी से जाकर उस पेपर को लाकर अपने एमसी को देता है। अपना एमसी उस पेपर से पहले अपना नाक पोंछता है, फिर उसे मोड़कर मिस्टर डोनाल्ड को देता है और कहता है, इस रेसिपी के 10 कॉपी करा के लाओ और उसमें लिखी सारी चीज़ों को कल्टीवेशन एकेडमी में मेरे पास लाओ। और याद रखना, मेरा नाम केविन वाल्टन है और इसे तुम खुद लेकर आना। जब अपना एमसी यह कहता है तो उसके पीछे एक टाइगर बीस्ट का ऑरा दिखाई देता है, जिसे देखकर जोनास डॉट घबरा जाता है और एमसी वहां से जाते हुए कहता है, तुम्हारा हाथ केवल 3 दिन तक काम कर सकता है, यदि ज़्यादा देर हुआ तो तुम्हें इसे काट कर फेंकना होगा। यह सुनकर जोनास डॉट कहता है, मैंने तो इन आइटम्स में से कई आइटम्स को कभी देखा ही नहीं है, और वैसे भी मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। इस पर अपना एमसी कहता है कि तुम एक क्लेवर लड़के हो, मैं श्योर हूं तुम यह पता लगा लोगे और लूनर लीफ और कैनियन जिनसेंग से बनी दवा को लो। इससे तुम्हारे तीनों एक्यूपॉइंट्स का दर्द में आराम होगा और तुम्हारा हाथ 2 और दिन चल पाएगा और ठीक होकर मुझसे मिलो। यह कहकर केविन वहां से चला जाता है। यह सुनकर मिस्टर जोनास डॉट मन में ही कहता है, यह लड़का न तो मार्शल आर्टिस्ट है और न ही रिफाइनर है, मैं उसके सामने बहुत नर्वस क्यों हो रहा था। केविन वाल्टन, एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तब तक तुम कुछ और दिन एंजॉय कर सकते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है सेकेंड स्टेज रिफाइनर मिस्टर इयान विल्सन को, जो रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं, क्या तुम कह रही हो एक टीनेजर ने तुम्हें इस रेसिपी को दिया। आखिर एक टीनेजर हैकबरी और वाइट लोटस को तुमसे लाने को कहा। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ बिल्कुल, वह 15 या 16 साल का था। यह सुनकर सेकेंड स्टेज रिफाइनर विल्सन मन में सोचता है, स्पिरिचुअल क्रेन रूट और वाइट फिनिक्स ड्रैगन लोटस मार्शल आर्टिस्ट के स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वह रिसेप्शनिस्ट से कहता है, और क्या क्या इस रेसिपी में लिखा था। तब रिसेप्शनिस्ट उससे कहती हैं, इसमें इंक फेदर घोस्ट फ्लावर, यामा अंडरवर्ल्ड फ्रूट, वैक्यूम मिल्क, शिवा फ्लावर और फ्लाइंग फेरी बर्ड लिखा था। इसे सुनकर सेकेंड स्टेज रिफाइनर इयान विल्सन कहता है, उसका क्या नाम था, क्या उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है, उसने कुछ भी नहीं बताया और कहती है, मिस्टर विल्सन, मैं रिफाइनर यूनियन में 3 सालों से भी ज़्यादा समय से रिफाइनर हूँ, मैंने कभी भी इन आइटम्स को नहीं सुना है। आप आखिर उस लड़के में इतना क्यों इंटरेस्टेड हैं, वह यंग लड़का आखिर है कौन। यह सुनकर इयान विल्सन सेकेंड स्टेज रिफाइनर कहते हैं, इनमें से कुछ आइटम्स ऐसे भी हैं जो मैंने भी कभी नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है ये मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है।
यह बहुत ही वैल्यूएबल है। रिसेप्शनिस्ट मन में सोचती है कि क्या मिस्टर विल्सन भी इसे नहीं सुने हैं। तभी मिस्टर विल्सन मन में ही सोचते हैं, ये हर्ब्स बहुत ही गुप्त हैं, इन्हें मिलाने से आखिर यह किस प्रकार का वर्क करेगा, मैं तो फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वह दोबारा आता है तो किसी भी तरह उसे रोक लेना और मेरे पास जल्द से जल्द आना। बाय बाय गाइस। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।